हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए थे मॉडर्न में, वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हीट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कोई बात नहीं बेटा जी, अब ठीक है हर्ष, अब ठीक है हेल्थ? अच्छा, एनीथिंग सीरियस हर्ष? ठीक है, चलो बैकलॉग कर रहा है पूरा, पीछे वैसे देख लेता है लेक्चर। ठीक है, सबसे पहला अल्फा बीटा और गामा में दो चीजें रहती हैं। हाँ बेटा आगे। सबसे पहला एक आता है ना पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर। ये मैंने पिछले लेक्चर में किया है बेटा कुछ डिस्कस, ठीक है, इसके बारे में, पेनिट्रेटिंग पावर। तो जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना, वो सबसे ज्यादा गामा की होती है बेटा जो है, गामा ग्रेटर देन बीटा और ग्रेटर देन अल्फा, ये कर लेते हैं। ठीक, दूसरा एक होता है आयनाइजेशन पावर। इसका ऑर्डर उल्टा होता है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना इसका रिप्लाई थोड़ा डिटेल में इससे पहले वाले लेक्चर में दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा, ये कह रहे। और आयनाइजेशन में ऐसे समझ सकते हो ना, जैसे एक बात बताओ कि अल्फा पार्टिकल में मास होता है ना, नहीं है, अल्फा पार्टिकल में मास होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे ज्यादा आयनाइज करेगा, नहीं है, मास अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा आयनाइज करेगा। और पेनिट्रेशन का मतलब कितना पेनिट्रेट कर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे, गामा रेज करेंगे। पीएस समझ में आया बेटा? एक तो ये ध्यान रखना जो है, ठीक। दूसरी बात, एक इस टाइप का रह गया था, वैसे तो केमिस्ट्री में तुमने किया ही होगा, कि मान लो एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर 100 है, हाँ हाँ आराम कर कोई बात, और मास नंबर 200 है। इससे मान लो 5 अल्फा पार्टिकल निकले, बाय बेटा, 5 अल्फा पार्टिकल निकले प्लस 4 बीटा पार्टिकल निकले, और एक नया न्यूक्लियस बन गया वाई। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा और मास नंबर कितना होगा, ये केमिस्ट्री वगैरह में भी किया होगा। अब ये बताओ, जैसे इसकी बात करूं मैं जेड, तो ये क्या होगा, देखो 100 माइनस, एक अल्फा पार्टिकल से दो एटॉमिक नंबर कम हो जाता है ना, तो -5 × 2 होगा, और एक बीटा पार्टिकल से एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, क्यों, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो +4 × 1 होगा, ये होगा ना यूज, ये होगा बेटा, बता। एक अल्फा पार्टिकल से दो एटॉमिक नंबर कम होता है, और एक बीटा पार्टिकल से एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, क्यों, तो 6 कम हुआ ना मेरे ख्याल से, क्यों, तो 94 आया, क्यों 94 आया। अब मास नंबर में आ जाओ, 200, एक अल्फा पार्टिकल से 4 मास नंबर कम हो जाता है, 4 कम हो जाता है, क्यों, तो -5 × 4, ये हो गया। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, बीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये हो गया 180, ये आ गया।
भी क्लियर होगा। तीसरा, एक कभी कभी ना रेट इक्वेशंस ये क्या होती है वो सुन लो। जैसे मान लो ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस 1, ये दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, और ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस 2 है, और फिर ये तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है, और ये स्टेबल है। ठीक है, इसको मैं 1 कह दे रहा हूं, इसको 2, इसको 3, और इसका डीके कांस्टेंट λ1, इसका डीके कांस्टेंट λ2 है। और इनिशियली N1, N2, N3 ये सब 0 था। ठीक है, N1, N2, N3 सब 0 था, लेकिन जो 1 है वो एक कांस्टेंट रेट से बन रहा है। ये कांस्टेंट रेट से बन रहा है। ठीक है, और वो बन रहा है अल्फा न्यूक्लियाई पर सेकेंड। इस टाइप का कुछ पहले भी किया था, वो देख लो क्या है। इस वाले रेट को मान लो मैं R1 कहता हूं, इस वाले रेट को मान लो मैं R2 कहता हूं, और इस वाले रेट को मान लो मैं R3 कहता हूं। तो अब मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, N1 प्लस N2 प्लस N3 ये मिलके अल्फा टाइम्स टी होंगे। बताओ बता पीयूष, N1 प्लस N2 प्लस N3 मिलके किसी भी टाइम पे क्या होंगे? अल्फा टाइम्स टी होंगे ना? नहीं है, सब मिलके कितने हो जाएंगे? अल्फा टाइम्स टी हो जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब ये बताओ कि प्लस dN1 अपॉन dt, इसको मैं R1 माइनस R2 कह दूं? यूज बता, देख जरा। N1 के बनने का रेट क्या हो गया बता जो है? N1 के बनने का रेट R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 आ गया। और ये बता, R1 तो था अल्फा, और R2 हो गया λ1N1 हो गया। कोई डाउट? बता R2 ये बनेगा। अब सुन, इसी टाइप से जो प्लस dN2 अपॉन dt होगा, वो फिर R2 माइनस R3 होगा ना? ये होगा ना, R2 माइनस R3 होगा। अब R2 कितना था? λ1N1, और R3 हो जाएगा λ2N2 हो जाएगा। ये हो जाएगा। और लास्ट में प्लस dN3 अपॉन dt, ये सिर्फ R3 होगा। बता पीयूष, समझ में आया कि नहीं आया? बता जो है, ये सिर्फ R3 के इक्वल होगा। और R3 फाइनली कितना हो जाएगा? λ2N2 हो जाएगा। क्यों? ये हो जाएगा। तो इनको हम लोग रेट इक्वेशंस कहते हैं। एक्चुअली इसकी बात कर रहा था मैं, रेट इक्वेशंस इनको ये कहते हैं।
अच्छा, एक और चीज देखो फाइनली, कि प्लस डी बाई डी टी ऑफ N1 प्लस N2 प्लस N3, ये अल्फा होना चाहिए ना? बता पीयूष। प्लस डी बाई डी टी ऑफ N1 प्लस N2 प्लस N3 अल्फा के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जो है? ठीक है, या देख, डी N1 बाई डी टी प्लस डी N2 बाई डी टी प्लस डी N3 बाई डी टी, ये अल्फा होना चाहिए, नहीं है? अल्फा के रेट से बन रहे हैं ना, सारे के सारे अल्फा के रेट से बन रहे हैं। अब तू इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करके देख ले, वही आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करके देख, वही आएगा सेम। नहीं है, बता, ऐड करके देखेगा तो वही आएगा ना, dN1 बाई डी टी प्लस dN2 बाई डी टी प्लस dN3 बाई डी टी, ये अल्फा। तो मेरे ख्याल से रेट इक्वेशंस भी समझ में आ गया होगा, रेट इक्वेशंस क्या होती है। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में रह गया था। अब चलते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहली बात, मैं ना हीट वर्ड काफी आएगा, हीट को कैपिटल क्यू से दिखाऊंगा और टेम्परेचर को कई जगह थीटा से दिखाऊंगा। तो दोनों में जरा देख लेना, सिंबल बनाते समय देख लेना बेटा, क्यू में नीचे कट है और थीटा में ऊपर कट है, समझ गए ना? क्यू में नीचे कट होगा, थीटा में ऊपर कट होगा, तो नोट्स बनाते समय जरा ध्यान रखना। दूसरी बात, 1 कैलोरी, ये तुम जानते होगे 4.18 जूल होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल होता है। क्यों? तीसरी बात, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि अगर एब्सल्यूट देखोगे, एब्सल्यूट वैल्यूज, तो फिर वो डिफरेंट आएंगे। लेकिन अगर डिफरेंस देखोगे तो फिर वो सेम आएगा। हाँ, जैसे देख क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन होगा। क्यों? और 1 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली 274 केल्विन होगा। ये भी ठीक हो गया।
अब तू देख यहाँ पे दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही है ना, अगर देखेगा तो डिफरेंट आ रही है। क्यों डिफरेंट वैल्यूज नहीं आ रही है बता जो है? लेकिन अगर मैं डिफरेंस देखूं, तो फिर देख वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस का जो इन दोनों में डिफरेंस है वो 1 डिग्री सेल्सियस का है, और इधर भी डिफरेंस कितने का बता, 1 केल्विन का डिफरेंस है कि नहीं है बता। पॉइंट समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? पॉइंट समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ बेटा जो है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ थीटा इज नॉट इक्वल टू केल्विन, लेकिन डेल्टा थीटा केल्विन की जगह बल्कि उसको एक काम कर दो, पी लिख देते हैं ना हम लोग कई बार, ऐसे कहते हैं। क्यों? वो डेल्टा टी के इक्वल हो गया, बता क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो एब्सोल्यूट डिफरेंट होगा लेकिन डिफरेंस जो आएगा वो सेम रहेगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। एक्चुअल में कई बार लोग ना हीट और टेम्परेचर उनमें डिफरेंस नहीं करते। देखो, डिफरेंस बिटवीन हीट, क्यू कह लो, हाँ, एंड टेम्परेचर, टी कह देता हूँ। इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहली बात, टी तो एक तरीके से क्या हो गया कि जो आपको ना रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस का आइडिया देता है, कौन चीज गर्म है कौन चीज ठंडी है। बता क्लियर है? नहीं बताओ जो है कि ये किस चीज का आइडिया देता है? रिलेटिव हॉटनेस और कूलनेस। मेजर ऑफ कह लो, रादर मेजर ऑफ, ये हो गया। ठीक, लेकिन जो हीट है ये एक तरीके से एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है जब दोनों का टेम्परेचर अलग हो। बता क्लियर है कि नहीं? बता जो है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है जब दोनों का टेम्परेचर क्या होता है? इक्वल होता है, टाइप ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। one body to another body when their temperatures are different। तो एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि टेम्परेचर मेजर और रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस है, और Q क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है जब दोनों के टेम्परेचर्स क्या हैं? अलग हैं, कह लो। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा और उसमें लिखूंगा कि वो ट्रू है फॉल्स है, तो वहां से भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स से तुम्हें आइडिया लग जाएगा स्टेटमेंट्स।
अगर मैं स्टेटमेंट 1 लिखता हूं कि इस बॉडी में बहुत हीट है बेटा जो है, ठीक है, दिस बॉडी हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, तो फिर ये रॉन्ग है बेटा। समझ गए ना, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए इसमें बहुत ज्यादा हीट है इस बॉडी में। स्टेटमेंट 2, अगर मैं कहता हूं टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी, इज वेरी हाई, तो फिर ये ट्रू है, ये कह सकते हो आप। समझ में आया बेटा जो है, ये बता जो है, ये कह सकते हो, ये सही है जो है, ठीक। और अगर मैं कहता हूं कि हीट इज ट्रांसफरिंग, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो ये भी ट्रू है। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है, क्यों? समझ में आया? पीयूष बता समझ में आया कि नहीं आया? एक सेकंड है, कॉल आ रही है, जरा थोड़ा अर्जेंट है, देख लेता हूँ। हाँ, क्या कह रहा है तू पीयूष? नहीं, वो मतलब उस टाइप का सेंटेंस ही नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, समझ गए ना, उस टाइप का सेंटेंस ही नहीं होना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं। हम बोल देते हैं ना कभी कभी, उस टाइप का सेंटेंस ही नहीं होना चाहिए। पीयूष समझ में आ गया क्या है? हम ये तो कह सकते हैं इसमें बहुत, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन ये सही, ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें बहुत हीट है बेटा, क्योंकि हीट तभी यूज वर्ड होता है जब वो ट्रांसफर होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, और वो भी तब ट्रांसफर होगी जब दोनों के टेम्परेचर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहला टॉपिक है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना बेटा। पहली बात, एक स्पेसिफिक हीट वर्ड आता है, स्पेसिफिक हीट। इसको स्मॉल एस से या सी से दिखाते हैं, स्मॉल सी से। हाँ, मैं बाय द वे स्मॉल एस से डिनोट करूंगा। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है सुनो, यूनिट मास का टेम्परेचर, यूनिट डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 केल्विन। मैंने कहा था ना डिफरेंस इक्वल होता है बेटा जो है, राइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है,
उसको हम स्पेसिफिक हीट कह देते हैं बस, मतलब हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of any substance, ठीक है, any substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। समझ में आ गया पीयूष? स्पेसिफिक हीट क्या चीज होगी बेटा जो है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो एस क्या बना बता जो है, एस हो गया Q अपॉन m डेल्टा थीटा हो गया ना, ये तो बन गया Q अपॉन m डेल्टा थीटा। या ये भी हो सकता था S इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा T भी कह सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज है। क्यों? लेकिन नॉर्मली हम यहाँ से ना इसी से यूनिट लिखते हैं, और इसकी यूनिट ज्यादातर तुम्हें ये मिलेगी, Q की मिलेगी कैलोरी, m की मिलेगी ग्राम, और उसकी मिलेगी डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? बताओ जो है ज्यादातर में तुम्हें यूनिट ऐसे मिलेगी बेटा जो है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये कैलोरी। ठीक, दूसरी बात, यहीं से फिर Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा भी एक हम बहुत यूज करेंगे, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, और ये हम तब यूज करेंगे जब टेम्परेचर चेंज होगा। समझ गए ना? व्हेन टेम्परेचर चेंजेस without change in स्टेट। हाँ, स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा हम ये बहुत यूज करेंगे आगे चल के, जब टेम्परेचर चेंज होता है विदाउट चेंज स्टेट कैलोरी। अब तीसरी बात, अब अगर एक्चुअल में देखोगे तो जो S होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। इसका मतलब क्या है? सुनो, कि मान लो मैंने चलो यूनिट मास तो ले लिया किसी का, ठीक है, अब उसका मान लो मैं 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, तो पता लगा हीट तुम्हें 2 कैलोरी लगी। तो जब आप 11 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे तो फिर जो हीट होगी वो एग्जैक्ट 2 कैलोरी नहीं होगी। समझ में आया मेरा क्या मतलब है बेटा जो है? 2 कैलोरी नहीं होगी, वो हो सकता है 2.0002 कैलोरी हो जाए, या मतलब ये तो जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, या हो सकता है 1.998 कैलोरी हो जाए, एक्सेट्रा। पीयूष बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कि एक्चुअल में जो एस देखोगे तो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, कि आपको 10 से 11 ले जाने में पता लगा 2 कैलोरी लगी, तो 11 से 12 ले जाने में 2 कैलोरी नहीं लगेगी एग्जैक्ट, कुछ डिफरेंट होगी उसकी वैल्यू। 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 से कम भी हो सकती है, ठीक है। बट ज़्यादातर केसेस में जो वेरिएशन विद टेम्परेचर जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
most of the cases variation with temperature. वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं S को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकता हूँ, बस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा? ये बता जो है कि एक्चुअल में क्या होता है कि S टेम्परेचर का फंक्शन होती है, लेकिन मैंने कहा वेरिएशन विद टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हम S को ऑलमोस्ट क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। जैसे पिछली बार भी मैंने समझाने के लिए किया था कि मैंने डिफरेंस बहुत कम दिखाया था। एक को अगर 2 दिखाया था तो दूसरे को मैंने 2.002 दिखा दिया था, और एक को मैंने 1.998 दिखा दिया था। कम दिखाया था ना, समझाने के लिए जो है। तो इसका मतलब इस वाले केस में मैं Q को कितना एज्यूम कर सकता हूँ बेटा जो है, Q को मैं अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ये एज्यूम कर सकता हूँ और इसको कांस्टेंट मान सकता हूँ। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ जो है। समझ में आ गया ना? ठीक, तो ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। तो एस टूम वाटर का तो याद रखना ही रखना कम से कम। वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखना। लेकिन ये रेंज कभी कभी पूछी जाती है। ये जो आती है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम वाटर को 14.5 से 15.5 पे ले जाओगे तो तुम्हें 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। इसका ये मतलब समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बता। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 तक ले जाओगे तो तुम्हें कितनी हीट चाहिए, 1 कैलोरी चाहिए। अच्छा, 15.5 से 16.5 डिफरेंट होगी। समझ में आ गया? 15.5 से 16.5 वो वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। वैल्यू विल बी डिफरेंट। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 होगी जो है, बट अप्रोक्सीमेटली 1। इसलिए हमने 1 पे ही क्या मान लिया, पूरे को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। मतलब ये जो एस डब्ल्यू इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया ना। मतलब ये समझो कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया है। एज्यूम कांस्टेंट। कहां से कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, ये कह लो बस। लेकिन एक्चुअल में रेंज होती है किस किस के बीच में, 14.5 और 15.5 के बीच में होती है, ये ध्यान रखना। इसी टाइप से एस ऑफ वाइज आइज भी नोट कर सकते हो। लेकिन वाटर की ज्यादा तुम्हें चाहिए होती है। ये होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिक हीट तो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सिक्स्थ। एक होता है लेटेंट हीट। एल यूनिट मास का कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट चेंज करने में
जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं ना, नहीं है? मतलब ये हो गया हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट। स्टेट में वो कह रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ यूनिट मास, ऑफ यूनिट मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम लेटेंट हीट कहेंगे। क्यों? तो एक बात बताओ, इसका मतलब मैं जो एल का फॉर्मूला बनाऊंगा वो सिर्फ Q अपॉन एम नहीं हो जाएगा? हीट पर यूनिट मास हो गया ना अगर देखोगे तो। क्यों नहीं बताओ, हीट पर यूनिट मास नहीं आ गया? बताओ सिंपली, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो हीट पर यूनिट मास आ गया। तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? कैलोरी पर ग्राम कैलो। क्यों? ये हो गया। और यहीं से हम आगे चल के एक फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू एम एल। हाँ, और इसको हम लोग कब यूज करेंगे बताओ जो है? इसको हम लोग यूज करेंगे जब स्टेट चेंज होगी लेकिन टेम्परेचर फिक्स रहेगा। क्यों? व्हेन स्टेट चेंजेस, स्टेट चेंजेस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। क्यों? ये भी समझ में आ गया। अब इसमें भी दो वैल्यूज दे देता हूं मैं तुम्हें। एक तो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। और ये किस किस के बीच में होगा? आइस और वाटर के बीच में। हाँ, लेकिन टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? और एक हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये होता है रफली 540 कैलोरी पर ग्राम। और ये वाटर और स्टीम के बीच में होता है, वाटर एंड स्टीम के बीच में होता है। लेकिन उसमें टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये कह लो, ये दो वैल्यू चाहिए, याद कर लेना। वेपराइजेशन और फ्यूजन, ये भी क्लियर हो गया। जैसे पहले का मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब क्या देखो, 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें 80 कैलोरी हीट चाहिए होगी। ये हो गया। इसी टाइप से ये वाले का मतलब बता देता हूँ। 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 540 कैलोरी हीट चाहिए होगी। क्यों? ये समझ में आया बेटा दोनों को क्या मतलब है? जो है कि 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट करने में आपको कितनी चाहिए होगी? हीट 540 कैलोरी चाहिए होगी। ठीक। अब चलते हैं 8th पॉइंट। अगर स्पेसिफिक हीट लो है तो उसका राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर फास्ट होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, ये फास्ट होगा। बता पीयूष, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
कि अगर स्पेसिफिक हीट कम है तो वो जल्दी ठंडा होगा और जल्दी गर्म होगा, समझ ना, जल्दी ठंडा और जल्दी क्या होगा, गर्म होगा। और एक चीज का ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो मैंने आपको दी थी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, दिखने में 1 है, दिखने में 1 है, लेकिन ये काफी ज्यादा हाई होती है बेटा, वेरी हाई एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस। इसीलिए तुमने देखा होगा कि पानी देर से गर्म होता है और देर तक ठंडा, मतलब देर में ठंडा होता है, क्यों? यूज समझ में आ रहा है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट तुम्हें 1 ले रखी है मैंने, दिखने में 1 वैल्यू कम लग रही है, लेकिन अगर दूसरे सब्सटेंसेस से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए पानी मैंने तुमसे कहा कि क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, अब चलते हैं 9 पॉइंट। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, इसको नॉर्मली कैपिटल सी से दिखा देते हैं बेटा। नाम से क्लियर हो रहा होगा कि 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कह देंगे, क्यों? नहीं है, टेम्परेचर हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, change the temperature of 1 mole by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। एक बात बताओ, मैं Q का फॉर्मूला या कैपिटल C कह लो, Q अपॉन N डेल्टा T लिख लो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा यूनिट थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखी होती है, सी की तुम कभी देखोगे ना तो ऐसे लिखी होती है बेटा, क्यू को जूल में लिखा होता है, जूल पर मोल केल्विन। समझ गए ना, थोड़ा सा यूनिट डिफरेंट कर देते हैं, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी अगर तुम्हें देनी है तो वो थोड़ा सा इस टाइप से कर देते हैं, जूल मत पर मोल डिग्री केल्विन, एस केल्विन कर देते हैं, इस टाइप से लिख देते हैं, जबकि वहां पे हम लिख रहे थे कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये कैलोरी। अब चलते हैं 10th पॉइंट। मेरे ख्याल से ये तुमने पढ़ा होगा ना कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, क्यों? ये होता है कि नहीं होता? नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मैंने सी का फॉर्मूला क्या दिया देख, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, और एन को मैंने लिख लिया एम अपॉन कैपिटल एम। तो जरा देखना ये कुछ ऐसे नहीं बन गया, एम क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। बता पीयूष, ये क्लियर हो गया? और एक बात बता, ये स्पेसिफिक हीट था कि नहीं था, बता, ये बता, ये स्पेसिफिक हीट था या नहीं था, बता जो है, ये था ना। तो इसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट होती है, ध्यान रखना बेटा।
मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ये होती है। ठीक, अब चलते हैं 11th पॉइंट। एक वर्ड आता है हीट कैपेसिटी। अनफॉर्चुनेटली इसको भी हम कैपिटल सी से ही दिखाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जो है हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है और मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, इसको भी हम सी से ही दिखाते हैं ज़्यादातर। तो अब जो स्पेसिफिक हीट था ना, ये तो यूनिट मास के लिए था, और जो हीट कैपेसिटी है ये पूरे मास के लिए होती है। ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखना जगह। तो इसका मतलब सी क्या हुआ देखो, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of whole mass of a body, temperature of whole mass of body, whole mass of body by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। बताओ ये क्लियर है? बता, ठीक है। तो इसका मतलब सी का फॉर्मूला क्या बन गया, जरा बता जो है सीधे सीधे, क्यू अपॉन डेल्टा थीटा बन गया, बस हो गया। क्यों? ये बन गया ना, सी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन डेल्टा थीटा बन गया, बस हो गया, ये हो गया। और इसकी यूनिट एक तरीके से क्या होगी बता जो है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। क्यों? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अब देख 12th पॉइंट, स्पेसिफिक हीट मैंने लिखा था Q अपॉन m डेल्टा थीटा। इसका मतलब Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा हो गया, और हीट कैपेसिटी मैंने लिखा Q अपॉन डेल्टा थीटा। इसका मतलब Q इक्वल टू C डेल्टा थीटा हो गया। और एक चीज का ध्यान रखना, ये दोनों तब चेंज हो रहे हैं जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लूं, तो तेरे को लग रहा है C इक्वल टू एम इंटू एस के इक्वल होगा। बता, बता C इक्वल टू एम एस के इक्वल होगा, ये क्लियर है? बता जो है, ये हो गया क्या? ठीक, ये काफी सारे वर्ड एक जैसे आ गए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है? सुन ले। रिवीजन, टेम्परेचर चेंज के टाइम पे, उसी में कंफ्यूजन हो रहा है ना। अगर तुम देखोगे तो टेम्परेचर चेंज के टाइम पे एक तो स्पेसिफिक हीट आई, क्यों? ये आई, और ये Q अपॉन m डेल्टा थीटा था, और इसकी यूनिट हमने लिखी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया, और ये यूनिट मास के लिए था।
दूसरा एक आई हीट कैपेसिटी। चलो इसको एक काम करता हूँ, मैं C1 कह देता हूँ, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे एक ही दिखा देते हैं कई बार, C1 कह देता हूँ। तो ये Q अपॉन डेल्टा थीटा था, क्यों? समझ में आ गया? Q अपॉन डेल्टा थीटा था, और ये कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस था, और ये पूरे मास के लिए था, क्यों? होल मास के लिए। और मैंने C1 इक्वल टू कितना लिखा था बताओ, जो है M इंटू एस लिखा था। समझ में आ गया पीयूष? बता बेटा, जो है ये समझ में आ गया? बता, C1 इक्वल टू M इंटू एस लिखा था, और एक मैंने लिखा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, तुम्हें ये यूनिट से पहचानना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि वो सिंबल अलग अलग यूज कर लेते हैं, अलग अलग उसमें क्या होता है, बुक में सिंबल अलग अलग यूज कर लेते हैं, तो यूनिट से पहचानना ये किसकी बात कर रहा है, जो है समझ में आ गया? तो ये C2 कह दे रहा हूँ, चलो। तो ये क्या था बताओ, Q अपॉन एन डेल्टा टी लिखा था मैंने, क्यों? नहीं होता एन डेल्टा टी, और इसकी यूनिट मैंने क्या लिखी थी बताओ, जूल। थोड़ा चेंज कर दी थी, जूल पर मोल, केल्विन। और ये फॉर 1 मोल था, क्यों? यूनिट मोल था, क्यों? मेरे ख्याल से इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, यूनिट मोल था। और मैंने C2 का भी एक रिलेशन दिया था, याद करो। C2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इंटू एस दिया था। समझ में आ गया? क्यों? और अगर मैं तीनों से मान लो क्यू निकालूं, सपोज करो मैं क्यू निकालता हूं बेटा, जो है देखते हुए चलना। पहले से जो क्यू का फॉर्मूला बना वो एम एच डेल्टा थीटा बना। दूसरे से जो क्यू का फॉर्मूला बना वो C1 इंटू डेल्टा थीटा बना। और तीसरे से जो क्यू का फॉर्मूला बना वो क्या बना बताओ, एन C2 डेल्टा टी बना। पीयूष बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता कि टेम्परेचर चेंज के टाइम पे हम ये वाली इक्वेशंस यूज करेंगे, क्यों? क्यू या तो हम एम एस डेल्टा थीटा यूज करेंगे, या C1 डेल्टा थीटा, या फिर C2 डेल्टा टी। ये हो गया टेम्परेचर चेंज के टाइम पे, ये हो गया। ठीक। अच्छा, स्टेट चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो एक ही वर्ड आता है, क्यों? स्टेट चेंज में तो एक ही वर्ड आता है ना, हाँ, लेटेंट हीट। क्यों? लेटेंट हीट आता है, और वो Q अपॉन एम आता है, क्यों? Q अपॉन एम। और यूनिट मैंने बताया कि नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, कैलोरी पर ग्राम। तो फिर यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ML आ जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर होगा इसमें तो। और मैंने तुम्हें 4 वैल्यूज याद करने के लिए बोला हुआ है। एक तो S वाटर, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। S आइस, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 80 कैलोरी
पर ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। और मेन ये वाली रेंज मैंने बताया था कि ये रेंज याद रखना 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। क्यों? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक वर्ड आता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए कंटेनर। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए कंटेनर। सबसे पहली बात, इसकी जो यूनिट होगी ना वो मास की होगी। जैसे ग्राम दी होगी या केजी दी होगी एक्सेट्रा। दूसरी बात, अब आप ये बताओ कि कोई भी लिक्विड को जो आप गर्म करते हो किसी कंटेनर में गर्म करते हो ना, ज्यादातर यही तो होता है कि नहीं होता? बताओ जो है लिक्विड इज हीटेड इन ए कंटेनर। इसका मतलब हीट का कुछ पार्ट कंटेनर को गर्म करने में भी चला जाता है ना। इसका ये मतलब भी तो हुआ नहीं, देखा जाए तो जो कि लॉस है ना, मेरे को चाय बनानी है मान ले, तो साथ में पतीला भी गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता? बता जो है। अब उस हीट का मैं क्या करूंगा? बता जो है, पतीला जो गर्म होता है उस हीट का क्या करूंगा जो है? नहीं बता जो है। तो इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि पार्ट ऑफ हीट इज यूज तो क्या कहोगे? लॉस्ट कह लो जो है। क्यों? इन हीटिंग द कंटेनर ऑल्सो। क्यों? इन हीटिंग द कंटेनर। तो बेसिकली जो ये वाटर इक्विवेलेंट है ये इसी से रिलेटेड है। समझ गए ना? जो वाटर इक्विवेलेंट है, वाटर इक्विवेलेंट is related to this. This loss कुछ भी कह लो। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किसी भी लिक्विड को नॉर्मली आप किसी कंटेनर में गर्म करते हो और हीट का कुछ पार्ट कंटेनर को गर्म करने में भी लॉस हो जाता है जो कोई यूज का नहीं है। तो जो वाटर इक्विवेलेंट है मैंने तुमसे कहा वो इसी से रिलेटेड है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा क्या मतलब है जो है। जैसे तुम ये समझो कि मान लो लेट वाटर इक्विवेलेंट ये मान लो 40 ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंटेनर को गर्म करने में उतनी ही हीट जाएगी जितनी 40 ग्राम वाटर को गर्म करने में जाएगी। बस हो गया। समझ गए ना? मतलब Q फॉर कंटेनर
इज इक्वल टू Q टू 40 ग्राम वाटर। अब समझ में आ गया? तभी तो उसका नाम वाटर इक्विवेलेंट हो गया। तो इसका मतलब इस कंटेनर में मान ले तुमने 60 ग्राम वाटर रखा, तो एक्चुअल में तुमने कितना पानी गर्म करना है जरा ये बताओ। कि मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इसका वाटर इक्विवेलेंट मान लो 40 ग्राम है। और इसमें मान लो वाटर ही है, और वो तुमने 60 ग्राम रखा हुआ है। तो इसका मतलब एक तरीके से क्या हुआ बताओ जय। देयरफॉर यू हैव टू हीट 100 ग्राम वाटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पीयूष बता बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि अगर किसी कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम है, तो इसका मतलब इस कंटेनर को गर्म करने में उतनी हीट चाहिए होगी जितनी 40 ग्राम वाटर को गर्म करने में चाहिए होगी। ठीक। और इसमें अगर 60 ग्राम तू वाटर रख देगा, तो एक्चुअल में तेरे को इसका मतलब 100 ग्राम वाटर गर्म करना है। ये क्या? ठीक है। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे हम। सुन, प्रॉब्लम्स में ना एक तो तुम्हें क्यू चाहिए होगी बेटा जो है। क्या है देखो, क्यू की वैल्यू ms डेल्टा थीटा लगाओगे, या C1 डेल्टा थीटा लगाओगे, या n C2 डेल्टा t लगाओगे। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बता। ये लगाएगा ना, C1 और C2 ऐसे C से ही रिप्रेजेंट किए होंगे ज्यादातर जगह में बेटा, ध्यान रखना। C1 और C2 ज्यादातर जगह में तुम्हें C से ही रिप्रेजेंट किए होंगे। लेकिन ये तो तब हुआ जब S कांस्टेंट है, when S is assumed constant। अगर ये बता कि S वेरिएबल है, तो फिर तू इंटीग्रेशन ms d थीटा या ms dt यूज कर सकते हो। पहले ये बताओ, यहां पे थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल होगा, यहां पे टी इनिशियल से टी फाइनल होगा, और इसमें जो एस होगा वो फंक्शन ऑफ थीटा होगा, और यहाँ पे जो एस होगा वो फंक्शन ऑफ कैपिटल टी होगा। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? बताओ समझ में आया? बताओ Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा या C1 डेल्टा थीटा या n C2 डेल्टा थीटा ये लगेगा। लेकिन ये कब लगेगा बताओ? ये सारे फॉर्मूले कब लगने हैं? जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंजेस विदाउट चेंज इन स्टेट। क्यों? समझ में आ गया पीयूष? ये बता जो है, ये सारे फॉर्मूले कब यूज करने हैं? जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है विदाउट चेंज इन स्टेट। और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, Q इक्वल टू एम एल लगा दोगे। क्यों? और ये कब यूज करोगे? जब स्टेट चेंज हो रही है। क्यों? व्हेन स्टेट चेंजेस, व्हेन स्टेट चेंजेस।
विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो एक तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, कंसेप्ट 1 कह रहा हूँ इसको मैं, प्रॉब्लम्स में एक तो हो गया कंसेप्ट 1। क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट 1 में। अब चलते हैं कंसेप्ट 2। आपने क्या किया ना, डिफरेंट लिक्विड्स हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स में, उनको मिक्स कर दिया। डिफरेंट लिक्विड्स हैं और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, और उनको मिक्स कर दिया। लिक्विड्स भी हो सकती हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी कह लो, और सॉलिड्स कुछ भी कह लो। अब आप ये बताओ कि वो फाइनली एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। फाइनली सबका एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जो है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या होगा जरा बताओ जो है। इस टाइप की प्रॉब्लम में एक इक्वेशन लगेगी, हीट गिवन बाय हॉट बॉडीज इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडीज। बताओ यही इक्वेशन लगेगी कि नहीं लगेगी। हीट गिवन बाय हॉट बॉडीज इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडीज। बताओ ये लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ जो है। ठीक है, तो तुम्हारा ये लगेगा हीट गिवन, बस ये इक्वेशन है मेन, हीट गिवन बाय हॉट बॉडीज इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडीज। और आगे से मैं इसको एक सिंपल वो लिख दूंगा, हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन, इस टाइप से लिख दूंगा इसको जब भी लिखूंगा। पीयूष समझ में आ गया बेटा जो है, ये बता, हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन जो है ये लगाना पड़ेगा तुम्हें जो है। ठीक, लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड में ना, यहां भी और यहां भी बेटा जो है, केवल मैग्नीट्यूड्स लेने बस हो गया। मतलब पॉजिटिव लेना, जो भी लेना पॉजिटिव लेना है। जैसे तुम, मैं ऐसे देखो, मैं यही तो कहूंगा कि ए ने 40 कैलोरी हीट दी और बी ने 40 कैलोरी हीट ली, तो बता दोनों को मैं प्लस लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, बता पीयूष, बता बेटा जो है। मैं यही तो कहूंगा, ए ने 40 कैलोरी हीट ली और बी ने 40 कैलोरी हीट दी। ठीक, ऐसे तो कुछ आएगा, इसका मतलब दोनों तरफ प्लस ले रहा हूं ना मैं जो है। अब लेकिन जो तुम हीट के लिए फॉर्मूला यूज करोगे वो दो फॉर्मूले यूज करोगे, या तो ml यूज करना है तुम्हें, और या ms डेल्टा थीटा यूज करना है। क्यों? अच्छा, ये तो हमेशा प्लस ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको अगर तुम्हें प्लस करना है तो तुम्हें एक काम करना, सीधे सीधे ms मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा थीटा कर देना, या तुम ऐसे भी कर सकते हो ms थीटा हायर माइनस थीटा लोअर, ये कर सकते हो, तब तुम्हारा फिर प्लस में आ जाएगा आंसर। पीयूष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है। मिक्सचर्स वाली जो प्रॉब्लम्स होगी उसमें हम एक ही लगाएंगे, हीट गिवन बाय हॉट बॉडी,
इक्वल टू हीट टेकन बाई कोल्ड बॉडी, लेकिन दोनों तरफ हमें प्लस साइन रखना है। अब हीट के लिए हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे, ml या फिर ms डेल्टा थीटा। ml में तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो प्लस ही आएगा। ms डेल्टा थीटा में माइनस आ सकता है, क्योंकि डेल्टा थीटा वो हो जाएगा ना बेटा, ये बताइए जो डेल्टा थीटा है ये फिर प्लस भी आ सकता है, ये माइनस भी आ सकता है, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि इसको हमें प्लस ही लेना है, प्लस ही यूज करना है जो है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा थीटा का या तो मैग्नीट्यूड ले लेना, और या फिर थीटा हायर माइनस थीटा लोअर कर लेना। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता जो है, ये है बेटा जो है। तो क्यू के हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे ये हमें देखना है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन लेना है, लेकिन इसमें दोनों तरफ प्लस साइन लेना है। ml में वैसे ही प्लस आएगा, ms डेल्टा थीटा में प्रॉब्लम आ सकती है, तो डेल्टा थीटा का मॉड लेना है तुम्हें, इसका मतलब थीटा हायर माइनस थीटा लोअर लिखना है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स हम करेंगे अगले टर्म, ठीक है। तो इसको टू बी कंटिन्यूड में डाल दो। कैलोरीमेट्री की प्रॉब्लम्स हम करेंगे अगले उसमें, लेकिन इसको पढ़ के आना पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू एंड गुड डे।